बच्चों, हम लोग वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसे हम बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, लेकिन कंसेप्ट सारे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम वर्क पावर एनर्जी WP, राइट, है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की। तो वर्क की बात मैं जानता हूं कि आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन वर्क इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अगर फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है फोर्स शुड नॉट वेरी विथ पोजीशन, फोर्स शुड नॉट वेरी विथ टाइम, ना तो पोजीशन से वेरी करे ना टाइम से वेरी करे, तो आपका वर्क इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर होगा। नंबर 2, इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स वेरी कर रहा है, चाहे जिस भी तरह से वेरी कर रहा हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में वेरी कर रहा है, चाहे टाइम के फॉर्म में वेरी कर रहा है, जो भी मर्जी हो, है ना, फोर्स इज वेरिएबल, देन वर्क विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट DR वेक्टर, है ना, डॉट DR वेक्टर। आप इसकी लिमिट लगा सकते हैं R1 वेक्टर से R2 वेक्टर तक की, मतलब पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक की आप लिमिट लगा सकते हैं इस पर, है ना। तो दैट इज व्हाट वर्क इफ फोर्स इज वेरिएबल। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं बताना चाहता हूं, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको ये वाली बात जाननी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात जो हमने बताई, F कांस्टेंट है तो वर्क इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क इक्वल टू F वेक्टर डॉट DR वेक्टर। अब मैं आपको बता रहा हूं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और पता है इसको हम DS वेक्टर, क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शन में है तो आप इसको लिख सकते हैं F इन X डायरेक्शन, है ना, और ये भी इन X डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है, आप इसको X1 से X2 तक लिख सकते हैं। इसे पता है मैं क्या कहूँगा, इसे मैं कहूँगा एरिया एनक्लोज्ड बाई FX ग्राफ, एरिया एनक्लोज्ड बाई FX ग्राफ फ्रॉम X1 टू X2। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर सेम डायरेक्शन हो, है ना, ये तीनों बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चा जो है फोर्स वेरिएबल होता है, कांस्टेंट वाला फार्मूला लगा जाता है, ये तो आपका सदाबहार फार्मूला, ये कभी गड़बड़ होगा ही नहीं, है ना। तो जो है आप ये बात का ध्यान रखें। अब जैसे हमने कहा एरिया एनक्लोज बाई FX ग्राफ फ्रॉम X1 टू X2, मान लीजिए आपका फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फिर आप वर्क जो है ग्राफ का एरिया पता करके भी कर सकते हैं पता। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वर्क पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं देखता हूँ यहाँ पे बच्चे को सारा नॉलेज होते हुए भी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। इसके लिए मैं एकदम परमानेंटली एक फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए बात कर देता हूँ। तो ये क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, इफ नहीं, इसको आप ऐसे करिए, वर्क डन बाई विनर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्क डन बाई विनर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। लॉसर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क, डू नेगेटिव वर्क। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है, ये क्या होता है विनर एंड लूजर, विनर्स ऑलवेज डू पॉजिटिव वर्क, लूजर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क। सर मैं आपको बताऊं कि ये कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। कंसेप्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में तो होगा ही होगा, ग्रेविटेशन में भी अप्लाई होगा, रोटेशनल डायनामिक्स में भी अप्लाई होगा,
थर्मोडायनामिक्स में भी अप्लाई होगा, केमिस्ट्री में भी अप्लाई होगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टिक्स में भी अप्लाई होगा, मैग्नेटिज्म में भी अप्लाई होगा। विनर्स ऑलवेज डू पॉजिटिव वर्क, लूजर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क। देखिए कैसे, जैसे हम किसी बॉडी को ऊपर उठाते हैं, तो जब आप किसी बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो यू आर विनर, ग्रेविटेशन इज लूजर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव बट वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव। जब आप किसी बॉडी को नीचे गिरा देते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लाना चाहता है, राइट। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई स्प्रिंग है, अब ये स्प्रिंग जो है आपने कंप्रेस करी तो स्प्रिंग तो कंप्रेस होना नहीं चाहती, स्प्रिंग कभी भी कंप्रेस होना नहीं चाहती, लेकिन आपने इसको कंप्रेस किया तो वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव। आपने वर्क किया है, स्प्रिंग नहीं किया, लेकिन जब आप इसको फ्री करेंगे तो अब स्प्रिंग वर्क करेगी, देन द वर्क डन बाय स्प्रिंग इज पॉजिटिव। समझ गया ना। तो जब स्प्रिंग वर्क करती है तो पॉजिटिव होता है। ओके, चलिए, मतलब कोई भी काम करे जी, जो विनर काम करेगा वो पॉजिटिव है, जो लूजर करेगा वो नेगेटिव है। आप प्लस प्लस चार्ज को पास में लाना चाहते हैं, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, अब आप प्लस चार्ज को यहां से यहां तक पास में ले आए तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज, प्लस और प्लस को पास में ले आए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव बट वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव। आपका आंसर चाहे जो भी आए, आपको प्लस माइनस का साइन इसी कंसेप्ट पर लगा लेना चाहिए हमेशा हमेशा हमेशा। क्या, वर्क डन बाय यू विनर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्क डन बाय लूजर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। तो विनर्स ऑलवेज डू पॉजिटिव वर्क, लूजर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क। अब ये देखने में बड़ी छोटी सी बात लग रही है ना, विनर्स पॉजिटिव एंड लूजर्स ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन ये आपको बताऊं कि आपके बहुत सारे सवालों में नेगेटिव मार्किंग से आपको बचा ले जाएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट, आपको केवल देखना ये है कि जो वर्क हो रहा है वो किसके द्वारा किस पर हो रहा है, कौन विनर है कौन लूजर है ना। जैसे मान लो आपका गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, अब आपने इस गैस सिलेंडर को कंप्रेस किया, कंप्रेस किया तो गैस तो कंप्रेस होना नहीं चाहती, गैस नेवर वांट्स टू गेट कंप्रेस्ड। तो वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव बिकॉज गैस इज लूजर, वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय यू माने सराउंडिंग, तो वर्क डन बाय सराउंडिंग इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव। ओके, अगर ये मान लो पिस्टन बाहर आ जाता है तो गैस तो यही चाहती है, इसका मतलब वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय सराउंडिंग इज नेगेटिव। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों में एक अंतर होता है, केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं, वर्क डन बाय सराउंडिंग कैलकुलेट करते हैं, फिजिक्स वाले क्या करते हैं, वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो फिजिक्स केमिस्ट्री में अंतर होता है ना, उसका कारण ये है, वो बताते नहीं हैं आपको टीचर्स। क्या, अगर मान लीजिए आपका गैस कंप्रेस हुआ तो गैस का वॉल्यूम कम हुआ, गैस का वॉल्यूम कम होता है तो जब गैस का वॉल्यूम कम होता है तो गैस के अगेंस्ट वर्क किया जाता है। कौन, बाहर से करता है, कोई सराउंडिंग करती है, आप दबाते हो गैस को, तो गैस तो हार गई ना, गैस का वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव बट वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय सराउंडिंग इज पॉजिटिव, राइट। अगर मान लीजिए आपने इसको इधर खींच दिया, या मतलब गैस अपने आप चली गई उधर चली गई, तो गैस तो चाहती है ना अपने आप जाना उधर, तो अब गैस का एक्सपेंशन हो गया, तो वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय सराउंडिंग इज नेगेटिव। ये जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा डिटेल में इस बात को करेंगे, राइट। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तो देखिए, वर्क के बाद में हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली वर्क टू प्रोवाइड मोशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क टू प्रोवाइड मोशन। कोई बॉडी यहाँ पर खड़ी है, चुपचाप बैठी है ना, अब उसको हमें मोशन कराना है, तो जो वर्क होगा वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी को मैं कहूँगा F इंटू एस, ये काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन। F इंटू एस को मैं बोलूँगा MAS,
MAS। अब आप ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि V स्क्वायर बराबर होता है U स्क्वायर प्लस 2AS। अगर U जीरो हो तो V स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्या आ जाएगा, AS आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू FS इक्वल टू MAS। आप AS की जगह रख दीजिए V स्क्वायर बाई 2, तो ये हाफ MV स्क्वायर आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये हाफ MV स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसे आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसको मैं पता है क्या क्या लिख दूंगा, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख दूंगा हाफ MV स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा हाफ P इंटू वी, इसको मैं लिख दूंगा P स्क्वायर अपॉन 2M। ये आपको समझ लेना चाहिए, P स्क्वायर अपॉन 2M, राइट। हाँ जी, चलिए ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी के बाद में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ फील्ड ऑफ फोर्स। जनरली हम कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स के बारे में डिफाइन करते हैं, है ना, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कोई फील्ड ऑफ फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी हो ही नहीं सकती, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आप ये भी लिख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स। एक एक चीज नोट कर लीजिए, फील्ड ऑफ फोर्स के एब्सेंस में पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है, हम बात ही नहीं करेंगे। अगर फील्ड ऑफ फोर्स अवेलेबल नहीं है तो वी विल नॉट टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात हम फील्ड ऑफ फोर्स में ही करेंगे, है ना। अब चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन to bring or establish a body in a field of force from infinity to a point infinity to a point in the field, है ना। एस्टैब्लिश करनी है साहब, इन्फिनिटी से लेकर के आना है और फील्ड के किसी पॉइंट तक लाना है। कितना मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा अगर ठीक से डिफाइन करूं तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन नीडेड या एनर्जी नीडेड टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड अगेंस्ट द फील्ड। क्या? अगेंस्ट द फील्ड। तो देखिए अभी देखिए अगेंस्ट द फील्ड है ना, तो U इज वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड, क्योंकि लाने में जो मेहनत करनी पड़ेगी वो तो अगेंस्ट द फील्ड ही करनी पड़ेगी ना। फील्ड नहीं लाने देगा, आप लेकर आएंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल। तो देखिए इसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन FDR फ्रॉम इंफिनिटी टू R, माइनस साइन इंडिकेट्स अगेंस्ट द फील्ड। अब ये जो है ना, इसको हम इस दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जैसे हमने कहा ना पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी, तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हो, वर्क इज इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट DR वेक्टर इंफिनिटी टू R। अब आपको यहाँ प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो F वेक्टर डॉट DR वेक्टर है ना, वो अपने आप डिसाइड करेगा
कि फोर्स कैसे आ रहा है, फोर्स के अगेंस्ट है या फोर्स के फेवर में है, जैसा भी है ना। हाँ, ये डेफिनेशन एक्चुअल में ज़्यादातर लोग देते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। वैसे हालांकि इस डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस पर हो जाते हैं तो आपको उस माइनस साइन की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप ही आ जाएगा आपका, राइट। तो ये आपका जो है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की ये डेफिनेशन बन जाएगी आपकी, राइट। अब देखिए हमने ये u को कहा ना, u इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू r एफ डी आर। ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो ये इक्वेशन आई है, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो पता है मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी आर। इंटीग्रेशन हट जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो देखिए जब आपका ये इंटीग्रेशन हट गया है तो अब मैं क्या बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा कि f रिलेशन बिटवीन f एंड u, रिलेशन बिटवीन f एंड u। देखिए रिलेशन बिटवीन f एंड u क्या आएगा, f इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी आर। ये जो माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है ना बेटा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस डी अपॉन डी आर, इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम। ये आ गया आपका, है ना। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपको मैं बताता हूँ, डी अपॉन डी आर इसे कहते हैं टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शंस एक साथ डिस्कस कर ली गई हैं और हम केवल उसमें पोजीशन वेक्टर पर बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा, लेकिन इस टोटल के अंदर जो है ना, हम अगर ऐसे बात करें डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड के कैप, इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जब आप x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मोमेंट व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट टाइम यू विल कीप y and z constant. When you will differentiate y, then you will keep x and z constant. Whenever you are going to differentiate with respect to z, you keep x and y constant. ये आपका, इसको पता है, इसको हम डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसका नाम है ऐसे डेल ऑपरेटर, इट इज द नेम डेल ऑपरेटर, ये नाम है इसका। तो मैं कह दूंगा कि एफ वेक्टर को हम बेटर है इस तरह से बात करें, डेल ऑपरेटर ऑफ यू माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है वो जो अपने अगेंस्ट द फोर्स आता है ना, वो एक्चुअल में आता है वो जो है ना, आप अगर यहाँ ध्यान देंगे ना तो ये एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर से समझ में आ जाएगा। जैसे आप लेकर के आ रहे हो, फोर्स अपोज कर रहा है, आप पास में ला रहे हो, तो क्या हो जाएगा, फोर्स मान लो दूर इनफाइनाइट वहाँ पर है, बहुत दूर इनफाइनाइट है, और वहाँ से आप किसी बॉडी को लेकर के आ रहे हैं, फोर्स इज अपोजिंग, तो फोर्स का डायरेक्शन उधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे, देखो आप मैं बताता हूँ क्या लिखेंगे आप लिखेंगे एफ वेक्टर एफ डी आर कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस होती है इसलिए वो माइनस आ रहा है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस होती है इसलिए वो माइनस आ रहा है, ठीक है जी। तो ये माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ यू आ गया। अब देखिए आप अपना फॉर्मूला चार्ट ओपन करिए, जल्दी से तेज स्पीड से फॉर्मूला चार्ट ओपन करिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, डू योर सेल्फ देखिए फॉर्मूला चार्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स गिवन बाय दिस, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अ डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस देन 3 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है जी, आप क्या करें, कुछ नहीं, आप तो जो है ना 4 तो उन्होंने जेड में मतलब बढ़ाया और 3 मीटर वाई में बढ़ाया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। आप इस डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना।
नंबर 2 आप अपने आप करें, है ना, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी आपको फैसला करना है। नंबर 3 भी आप अपने आप करें, नंबर 4 भी आप अपने आप करें, मेरे से पूछ लीजिएगा, है ना, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आई जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ जाती है, यहाँ तक कोई ऐसी ज़ोरदार बात नहीं है ना। अब मैं बात करना चाहता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। चलिए जी, एक मिनट ज़रा। तो देखिए, अब हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी थ्योरम है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फोर्स। ऑल काइंड्स ऑफ फोर्स, ऑल काइंड्स ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव, सबके लिए अप्लाई होती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेज। कोई सा भी फोर्स हो, ये थ्योरम तो अप्लाई होगी, ये थ्योरम तो अप्लाई होगी। तो देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत सिंपल है। वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वर्क इज नेगेटिव, है ना। इफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल, वर्क इज पॉजिटिव, करेक्ट। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका फैसला आप बार बार उसी कंसेप्ट से करें, क्या, विनर्स ऑलवेज डू पॉजिटिव वर्क, लूजर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क। आप देखिए कि आपको जो है ना इसमें बहुत फायदे होंगे। एक्चुअल में पता है क्या होता है, जैसे आपने 100 सवाल किए तो 100 में से आपके 95 सही हुए और 5 गलत हुए, तो इसका मतलब कंसेप्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आपने 100 सवाल सही किए, 100 के 100 सही हुए, तब कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके देखना, ये वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव के जो है ना, आप अलग अलग ढंगों से सोचोगे ना, तो आपके कम से कम 2-4 सवाल 100 में से गलत हो जाएंगे, है ना। 95 सही होंगे लेकिन 2-4-5 गलत भी हो जाएंगे। बस हमें उसी को रोकना है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए, तो उसका तरीका मैं बताऊंगा, सारे तरीके, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव के सारे तरीके बताऊंगा। लेकिन बाद में मैं बार बार बोलूंगा, क्या, विनर्स डू पॉजिटिव वर्क, लूजर्स डू नेगेटिव वर्क, खत्म। विनर्स डू पॉजिटिव वर्क, और ये हमेशा अप्लाई करूंगा मैं, डू नेगेटिव वर्क। आप देखेंगे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अप्लाई करूंगा, मैग्नेटिज्म में भी मैं इसी को अप्लाई करूंगा, थर्मोडायनामिक्स में भी मैं इसी कंसेप्ट को अप्लाई करूंगा। और हर बार केवल +4 नंबर मिलेंगे आपको सवाल में, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना, वो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास, अगर अर्थ की बात करते हैं हम, केवल अर्थ की, वैसे तो हम ग्रेविटेशन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अगर हम केवल अर्थ की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। जब हम अर्थ की बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है U इज टेकन 0 एट इन्फिनिटी, U इज टेकन 0 एट इन्फिनिटी। ये वाली बात हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में यही होता है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में करेंगे, राइट। फिर भी मैं U का एक जो है ना फॉर्मूला बता देता हूँ। इफ़ U इन्फिनिटी इज 0, तो U का एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, -G m1 m2 अपॉन r। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है, राइट। लेकिन हम जो इस चैप्टर में बात करेंगे, वो हम नंबर 2 वाली बात करेंगे, है ना। U इज टेकन 0 एट सरफेस ऑफ अर्थ। आपको मैं सच्ची सच्ची बात बताता हूँ, कभी भी जो है ना अर्थ की सरफेस पर U 0 नहीं होता है, कभी भी अर्थ की सरफेस पर U 0 नहीं होता है। लेकिन हम अगर मान लेते हैं, तो पता है U एट हाइट h आएगा mgh इंटू r अपॉन r प्लस h। ये आपका UH की वैल्यू आएगी, mgh इंटू r अपॉन r प्लस h।
ये वैल्यू हर हाइट के लिए सही है, तो करेक्ट फॉर ऑल हाइट्स, करेक्ट फॉर ऑल हाइट्स, ऑल हाइट्स, सभी हाइट्स के लिए ये करेक्ट है, राइट। अच्छा, लेकिन अगर मान लो h इज वेरी लेस देन r, देन UH इज नियरली इक्वल टू MGH। तो ये जो UH इक्वल टू MGH है, ये बहुत स्मॉलर हाइट्स के लिए एप्लीकेबल है, जो कि हम इस चैप्टर में ज़्यादातर यही काम में लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा दूर तक जाने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, मैं आपको एक एनर्जी की बात और बता दूँ। एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होगी, वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। इस हाफ के एक्स स्क्वायर को हम बोल देते हैं हाफ एफ एक्स, इसको हम बोल देते हैं एफ स्क्वायर अपॉन 2k, एफ स्क्वायर अपॉन 2k। मैं आपसे, चलिए ये तो एनर्जी की बातें हो गई, तो एनर्जी बहुत सारे तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी, ये सब एनर्जी हो गई। अब मैं आपके ये जो है ना फॉर्मूला चार्ट, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप करिए, 6 को भी आप अपने आप करिए, 7, 8, 9 अपने आप करिए, है ना। ये कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज, ये आपसे बार बार पूछा जाएगा। कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज, ये जो टेबल लिखी हुई है आपकी फॉर्मूला चार्ट में, कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज, इसकी टेबल है फॉर्मूला चार्ट में। इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लें टेबल। देखिए फॉर्मूला चार्ट टेबल के ऊपर है पूरा, सारी, ये आपसे बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिए। ये इसमें से स्टेटमेंट टाइप सवाल आएंगे कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। तो आपको ये जो है ना कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की टेबल बनी हुई है, ये टेबल आप पूरी कर लीजिए, कंप्लीट अच्छी तरह से टेबल कर लीजिए, है ना। देखिए मैं बताता हूँ, वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, वर्क डिपेंड्स अपॉन द पाथ, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का डिफरेंस है। वर्क डन इज 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इज नॉट 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस, नॉन कंजर्वेटिव में। नो एनर्जी लॉस फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, इसमें होता है एनर्जी लॉस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 0 है ना, और वहाँ पे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती है, चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में, बिल्कुल। अच्छा, सारे के सारे सेंट्रल फोर्सेज जो है ना कंजर्वेटिव फोर्सेज है। अब ये क्या है सेंट्रल फोर्सेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सेंट्रल फोर्सेज वो फोर्स होते हैं जिनका कंट्रोल किसी न किसी सेंटर से होता है, जैसे अर्थ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखिए सेंट्रल फोर्सेज है ना, जो भी F प्रोपोर्शनल टू 1/r² लॉ का अप्लाई करता है, वो सब कंजर्वेटिव फोर्सेज है, वो सब कंजर्वेटिव फोर्सेज है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, ऑल विस्कस फोर्सेज, ऑल फ्रिक्शन फोर्सेज, ये सब क्या है कंजर्वेटिव फोर्सेज है। चलिए, तो ये कोई इतनी जोरदार बात नहीं है। हम आते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी और एनर्जी फंक्शन, है ना। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी और एनर्जी फंक्शन। एक मिनट जरा, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। मैकेनिकल एनर्जी और एनर्जी फंक्शन, ये एक ही बात है ना। तो एनर्जी फंक्शन को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एनर्जी फंक्शन, EF एनर्जी फंक्शन, इट इज मैकेनिकल एनर्जी, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा हमेशा ऐसा होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा इसका, राइट। ये एनर्जी फंक्शन है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया। ओके, तो चलिए, जब आपके पास में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों आ गई हैं, तो मैं आपको अब जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताऊंगा, है ना। ये आपकी हर तरह की काइनेटिक एनर्जी, हर तरह की पोटेंशियल एनर्जी मिलकर के एनर्जी फंक्शन होगा। देयर में बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जीज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और जो है ना स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, राइट। अब हम बात करेंगे
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए मैं यहाँ पर आकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बोला था, और वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए मैंने कहा था कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेज। यहाँ मैं लिमिट लगाऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्लीज बात को अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना लिमिट लगाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। देखिए क्या बोलूँगा मैं, जैसे मैंने कहा था वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए मैंने कहा एप्लीकेबल फॉर ऑल फोर्सेज, एप्लीकेबल फॉर ऑल फोर्सेज, ऑल फोर्सेज, कैसा भी फोर्स हो सबके लिए एप्लीकेबल है वर्क एनर्जी थ्योरम। बट BUT बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल फॉर कंजर्वेटिव फील्ड ओनली, एप्लीकेबल फॉर, ये ध्यान रखिए। इसको जब भी कभी अगर फ्रिक्शन फोर्स आ गया है या विस्कस फोर्स आ गया है तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेबल फॉर कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्सेज, अब बात को समझिए। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है, ये बड़ा डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। देखिए वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये होता है कि सारे फोर्सेज कंसीडर कर लिए गए हैं। काइनेटिक एनर्जी जब किसी बॉडी की चेंज होती है तो वो वाले फोर्स भी काउंट किए जाते हैं जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी एनहेंस हो रही है, और वो वाले फोर्स भी काउंट किए जाते हैं जिनके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रुक रही है। जैसे मान लो आप किसी ट्रेन को दौड़ा रहे हो तो ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, किसके कारण? इंजन के कारण, फ्रिक्शन के कारण घटती भी तो है। इसी तरीके से अगर मान लो आप किसी बॉडी को चला रहे हो और किसी एक फोर्स के कारण उसके अंदर मोशन आ रही है तो वो फोर्स हुआ मोशन में एनहेंसमेंट कर रहा है। इसी तरीके से वहां अगर फ्रिक्शन फोर्स भी है तो वो मोशन को क्या कर रहा है? रोक रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। तो चाहे सपोर्ट करे चाहे अपोज करे, दोनों काउंट हो रहे हैं ना यहाँ पे। वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों काउंट हो रहे हैं, चाहे वो सपोर्ट कर रहा है चाहे अपोज कर रहा है। लेकिन यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, यानी कि टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। अब अगर इसके अंदर कहीं बीच में नॉन कंजर्वेटिव हो गया, फ्रिक्शन आ गया या आपका जो है विस्कस फोर्स आ गया, तो भैया उस लॉस को कौन भुगतेगा, है ना? तो एप्लीकेबल फॉर कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्सेज। तो इसका क्या कंसेप्ट है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज टोटल मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना? तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और एनर्जी फंक्शन, एनर्जी फंक्शन एनर्जी फंक्शन का मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्लस एनर्जी फंक्शन का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, हाँ सही है, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों मिला करके, है ना? तो ध्यान दीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और एनर्जी फंक्शन, है ना, बी ऑलवेज कंजर्व्ड। बस प्रेजेंस कंजर्वेटिव फोर्स की होनी चाहिए, नहीं तो नहीं, बी ऑलवेज कंजर्व्ड। ये आपका जो है ना इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ये एनर्जी फंक्शन कंप्लीट आ गया। अब आप यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए क्या कहा हमने कहा इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स, है ना? किसमें? इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स, बात हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स, राइट? देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर कांस्टेंट। इससे बड़ा क्लियर कट मीनिंग निकलता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है,
पक्का, नहीं तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ये बात भी पक्का है, नहीं तो ये कांस्टेंट रहेगा ही नहीं किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, है ना। अब देखिए आप, हम बात करेंगे पावर की, POWER, पावर। पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। इसको आप कह सकते हो P कह सकते हैं, कैपिटल P पावर, PR कह सकते हो आप इसको, PR यानी पावर। पावर को हम कहेंगे वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब जब वर्क अपॉन टाइम कहेंगे तो इसको मैं पता है क्या क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, इसको मैं कह सकता हूँ माइनस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। अब ये यहाँ पे ध्यान दो आप, मैंने कहा पावर इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, मैंने कहा माइनस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। ये माइनस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है ना नेगेटिव होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, राइट। तो ये पावर आएगा, राइट। अब देखिए इस पावर को हम और क्या क्या कह सकते हैं, पावर को हम कह सकते हैं वर्क अपॉन टाइम ना, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, इसे हम कह सकते हैं F वेक्टर डॉट V वेक्टर, ये पावर होता है F वेक्टर डॉट V वेक्टर। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं पावर को, पावर इक्वल टू dW अपॉन dt, दैट इज d अपॉन dt काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज d अपॉन dt पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से बोल देंगे। वहाँ देखिए मैंने माइनस साइन लगा दिया है पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। हाँ, तो ये आपका पावर की बातें हो गई। चलिए ये सब आपके जो है ना अभी तक के ये डिस्कशंस हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जैसे देखिए ये जो डू योर सेल्फ, प्लीज़ सभी बच्चे ध्यान से देखें, डू योर सेल्फ 1 से लेकर के 4 तक आप अपने आप करें, 5, 6, 7, 8, 9 भी आप अपने आप करें, है ना। मैं बात करना चाहता हूँ डू योर सेल्फ 10 की बात मैं करना चाहता हूँ, 11 की बात भी मैं करना चाहता हूँ, है ना, 12 वाली बात भी मैं करना चाहता हूँ, राइट। 13 आप अपने आप करें, 14 आप अपने आप करें, 15 की बात भी मैं कर लेता हूँ, है ना, 15 की बात भी मैं कर लेता हूँ, है ना। 16 आप अपने आप करें, पूछ लेना, मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। 17 भी आप अपने आप करें, है ना। हाँ नहीं, 17 जो है ना वो मैं बता दूंगा आपको, ट्राई कर लें एक बार, मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूँ, है ना, 14 नहीं करूँगा, 13, 14 मैं नहीं करूँगा, आप करिए अपने आप, पूछ लीजिएगा फिर मेरे से, मैं बता दूंगा सारे, ठीक है। हाँ तो देखिए डू योर सेल्फ का ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। A particle is moving along x-axis under the action of a force which varies as F proportional to x raised to power 1/4. Find the variation of power due to this force with x. तो देखिए जी, हमें पावर का वेरिएशन चाहिए। तो देखो फोर्स जो है ना वो दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर 10, F proportional to x raised to power -1/4 है ना, -1/4 है F, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि दिस F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड x रेज टू पावर -1/4, है ना। हमें चाहिए पावर का रिलेशनशिप, राइट, ठीक है। तो पावर को हमें इसको रिलेट करना है, यह है F। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कह देता हूँ MA और इसे कह देता हूँ M, A को मैं कह देता हूँ V dV अपॉन dx, है ना। हमें पावर में भी केवल इनको प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप चाहिए, राइट। तो एक बार देखिए आप, K x रेज टू पावर -1/4 इंटू dx बराबर MV dV। आप इसको इंटीग्रेट करिए, इसको भी इंटीग्रेट करिए। तो देखो कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा x की पावर +1 अपॉन +1, तो ये 3/4 अपॉन 3/4 इंटीग्रेट कर दिया मैंने। कांस्टेंट को मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट C लिख देता हूँ, सारे कांस्टेंट को,
k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ v²/2, करेक्ट। अब आप देखेंगे तो मैं कहूँगा कि v² इज प्रोपोर्शनल टू x⁻³ जब v² प्रोपोर्शनल टू x⁻³ है तो v प्रोपोर्शनल टू x⁻3/8, क्योंकि इन्होंने हमसे केवल प्रोपोर्शनेट रिलेशन पूछा है, इसलिए हम केवल प्रोपोर्शनेट रिलेशन निकाल रहे हैं, राइट। अब देखो f इक्वल टू क्या है, f प्रोपोर्शनल टू है x⁻⁻⁴, और v प्रोपोर्शनल टू ये है। पावर क्या होता है जी हमारा, पावर होता है प्रोपोर्शनल टू f इंटू वी। आप पावर को f इंटू वी लिखिए f की जगह लिखिए x⁻⁴ -1/4, v की जगह लिखिए x⁻³ सॉरी। तो पावर प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा x⁻, हाँ जी, 3/8 -1/4 कितना जाएगा, 1/8 आएगा शायद, 3/8 -1/4 1/8 आ जाएगा। चेक करिए आंसर है क्या, इट इज आंसर, यस दिस इज आंसर। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, बड़ा सिंपल सा काम किया। आपको उन्होंने f दे रखा था, हमने यहाँ से v का एक फंक्शन निकाल दिया, तो वेलोसिटी का हमारे पास में फंक्शन आ गया, है ना। f इक्वल टू ये किया, ये करके आपने वेलोसिटी का एक फंक्शन निकाल दिया, करेक्ट। अब देखिए आप इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F विच वेरीज एज दिस, फाइंड द वेरिएशन ऑफ द पावर विद दिस। सेम अप्रोच है, सेम अप्रोच है, इसको मेरे को करने का कोई फायदा नहीं है, वापस आपको वही करना है। F प्रोपोर्शन आपका दे रखा है उन्होंने, आपको mv/dv लगाना है, dv/dx लगाना है, a बराबर v/dv/dx। आप x के और v का एक रिलेशनशिप निकालिए, फिर पावर को आप f इंटू वी लिख दीजिए। सेम अप्रोच है, यानी हमें इसमें कुछ भी नया अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा सवाल है। आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, है ना। 11 आप लोग वैसे के वैसे कर लीजिए। 12 देखिए, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूव्ड ओवर अ रफ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का मतलब कि सरफेस का कोई नियम नहीं है ना, इर्रेगुलर सरफेस है, इर्रेगुलर सरफेस है। एक मिनट जरा, इर्रेगुलर सरफेस है, देखिए जी, इर्रेगुलर सरफेस के दर्शन करो, इर्रेगुलर सरफेस है, इर्रेगुलर सरफेस है, राइट। अच्छा, अब ये इर्रेगुलर सरफेस है, इस पर हम किसी चीज़ को ले जाना चाहते हैं, रफ सरफेस है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है ना, तो बॉडी को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, कितना काम करना पड़ेगा। ये हाइट इन्होंने h दे रखी है, ये हाइट इन्होंने h दे रखी है, करेक्ट। हाँ जी, चलिए, और ये वाली लेंथ इन्होंने l दे रखी है इधर, तो ये कह रहे हैं कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इस एंटायर कर्व के एंटायर पाथ जो है, इस पाथ के मैं छोटे छोटे पीसेज कर देता हूँ। तो आई हैव डिवाइडेड द एंटायर पाथ इनटू मेनी स्मॉल 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 पाथ्स। अब मैं जब ये बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पाथ्स में इसको क्या कर चुका हूँ, डिवाइड कर चुका हूँ, तो देखिए फिर क्या होगा, बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पाथ्स में आप डिवाइड कर चुके हैं ना। तो मैं अब इसमें से किसी एक स्मॉल पाथ को माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ, क्या किसी एक स्मॉल पाथ को माइक्रोस्कोप से देख लेता हूँ, है ना। तो चलो मैं एक स्मॉल पाथ को माइक्रोस्कोप से देख लेता हूँ। मान लो ये वाला पाथ है, आई वांट टू सी दिस पाथ, है ना, मुझे ये पाथ दिखाई दे रहा है, छोटा सा पाथ। तो मैं इस छोटे से पाथ को यहाँ पर लिखता हूँ, देखना छोटा सा पाथ है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मतलब बहुत बड़ा दिख रहा है ना। छोटा सा था, ये छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे टुकड़े किए हैं जो आंखों से दिखाई भी नहीं देते। इनको कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पीसेज। सो वी हैव डिवाइडेड द एंटायर कर्व्ड पाथ इनटू इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पीसेस, है ना। सो बाय डिवाइडिंग द एंटायर पाथ into infinitesimal small pieces and then considering only one piece. So you consider only one piece. Suppose this piece is length dl. इस पीस की लेंथ dl है। अगर मान लीजिए इस पीस का जो यहाँ पर एंगल है, ये एंगल सपोज थीटा है, ये एंगल सपोज थीटा है। अब ये यहाँ पे dx है और ये dy है, ये dy है। तो मैं कहूँगा यहाँ से आप अगर किसी चीज़ को वहाँ ले जाना चाहते हैं dl लेंथ तक,
डीएल लेंथ। तो देखिए आपका वर्क कितना होगा, मैं कहता हूँ डी डब्ल्यू वर्क, डी डब्ल्यू वर्क, डी डब्ल्यू वर्क। तो देखिए एक तो आपका जो फोर्स है वो है एम जी साइन थीटा, तो एक तो है आपका एम जी साइन थीटा, एक है आपका एम जी साइन थीटा, और एक क्या है आपका, एक आपका फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है। लेंथ कितना है आपका, डी एल है, लेंथ कितना है आपका, डी एल है, करेक्ट। चलिए जी, अब एक बार जरा आप इस डी डब्ल्यू को एक बार दोबारा लिखिए, तो मैं लिख रहा हूँ एम जी साइन थीटा की वैल्यू बताइए जी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एल, डी वाई अपॉन डी एल, साइन थीटा की वैल्यू आएगी प्लस म्यू एम जी, जरा कॉस थीटा की वैल्यू बताना, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी आपकी डी एक्स अपॉन डी एल इंटू डी एल, राइट। ये आपका डी डब्ल्यू आ गया। अब जब डी डब्ल्यू आ गया तो मैं कहूँगा कि डी डब्ल्यू को आप एक बार जरा ठीक से लिखिए। अच्छा वो डी एल जो है ना वहाँ वाला, वो तो रहेगा ना, हाँ वहाँ वाला डी एल तो रहेगा भैया पूरा, तो उसको आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, डेट आउटसाइड डी एल, आउटसाइड डी एल जब यहाँ मल्टीप्लाइड होगा तो ये होगा डी डब्ल्यू बराबर एम जी डी वाई प्लस म्यू एम जी डी एक्स, ये आपका डी डब्ल्यू हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, या आप देखेंगे तो ध्यान दीजिए आप, जो आपका डी डब्ल्यू आया है ना उसको एक बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लीज लुक एट द डी डब्ल्यू, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, नहीं सही है, डी डब्ल्यू बराबर एम जी डी वाई प्लस म्यू एम जी डी एक्स, डी एक्स। अब आप यहां देखेंगे ना तो एक चीज आपको नजर आ रही है कि ये डी वाई जो है ना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये डी एक्स इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसी पर डिपेंड करेगी। अगर मैं कंप्लीट वर्कडन लूंगा तो कंप्लीट वर्कडन लूंगा तो मैं कहूंगा इंटीग्रेशन एम जी डी वाई जीरो से लेके एच तक ले जाओ, प्लस इसको इंटीग्रेशन में कह दूंगा म्यू एम जी डी एक्स, और आप इसको जीरो से लेके एल तक ले जाइए, जीरो से कैपिटल एच है क्या वो, हाँ कैपिटल एच दे रखा है, कोई खास बात नहीं है। तो चलिए देखिए डब्ल्यू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो पाथ की इरेगुलरिटी है ना, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। ये बात प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, एक छोटे से पीस को लिया, और छोटे से पीस को जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एल, ये आपका केवल डी वाई आया और केवल डी एक्स आया, यहाँ पे डी एल दिखाई भी नहीं दे रहा है कहीं, देखो आप, यानी डी एल का कोई लेना देना है नहीं, डी एल इज द लेंथ ऑफ दिस पाथ, है ना। अगर हम सारे डी एक्स जोड़ देंगे तो एल आ जाएगा, सारे डी वाई जोड़ देंगे तो एच आ जाएगा, इसलिए आपके पास में ये चीज़ आ गई। तो दिस इज योर आंसर, राइट। चलिए अब आप इसके बाद में अगला सवाल देखिए, 13th आपको मैंने कहा आप अपने आप करें, फिर पूछ लेना, है ना, बता मैं सारे दूंगा, है ना। इसके अलावा 14th क्वेश्चन भी मैं चाहता हूँ आप अपने आप ट्राई करें। वैसे तो जो 15th क्वेश्चन है ना, इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ट्राई तो आप ही करें तो अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपको मैं वो दे देता हूँ, क्या आइडिया दे देता हूँ, हिंट जिसको कहते हैं ना, हाँ। तो मैं बता देता हूँ, फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, और ए बराबर होता है अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर बराबर ए आता है, राइट। अब आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, और उसके बाद आप उसको कर दीजिए, फोर्स बराबर एम में आएगा आपका, इसमें कहीं कोई डाउट है नहीं। ये 15th क्वेश्चन का मैंने आपको आइडिया दे दिया, है ना। 16th क्वेश्चन जो है ना, ये मैं आपको कराऊंगा, है, लेकिन एक बार आप करके देखें स्वयं, है। 17th क्वेश्चन जो है, 17th क्वेश्चन जो है इसका मैं एक बार करवा चुका हूँ वैसे, ये क्वेश्चन 17th क्वेश्चन। अब देखते हैं आप लोग कितना भूल गए, कितना ध्यान है, कितना क्या है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये NLM के अंदर ही सॉल्व किया जा चुका है।
तो अब आप ये जो है ना कंप्लीट करिए। ये इक्विलिब्रियम और जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है इसको हम डिस्कस करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं आगे वाले ये भी हम डिस्कस करेंगे, कॉलिजन्स को भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए जो है ना हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम को। तो इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है नेट फोर्स जीरो। जब किसी बॉडी पर या सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होता है तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम है। तो देखिए जो इक्विलिब्रियम जो वो है ना, इसे हम सबसे पहले F इक्वल टू जीरो बोलेंगे, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलेंगे हम, है ना। V वेक्टर इक्वल टू भी कॉन्स्टेंट ही है ना। हाँ जी, इट मे बी एट रेस्ट। अब देखो इक्विलिब्रियम की जो एक सबसे सिंपल डेफिनेशन मैं देता हूँ ना, वो मैं क्या देता हूँ, वो मैं देता हूँ अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल टू राइट साइड फोर्स, रियर साइड फोर्स इक्वल टू फ्रंट साइड फोर्स। खत्म, इतनी बातें करते हैं। लेकिन हम जब टेक्निकल चलते हैं, जब हम मैथमेटिकली बात करते हैं, तो हम इक्विलिब्रियम को थोड़ा अलग तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए तीन तरह के इक्विलिब्रियम हैं, तीन तरह के इक्विलिब्रियम हैं, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप जब देखेंगे ना तो देखिए एक सबसे सिंपल और बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात यह है, इक्विलिब्रियम चाहे जैसा भी हो फोर्स तो जीरो होना ही है। इसका मतलब फोर्स हर हालत में जीरो होना है, फोर्स हर हालत में जीरो होना है, फोर्स हर हालत में जीरो होना है, चाहे इक्विलिब्रियम कैसा भी हो, राइट। लेकिन अब जब हम बात करेंगे फोर्स जीरो होना है, इसके बाद में मैं लिखूंगा du अपॉन डी एक्स, ये भी हर हालत में जीरो होना है क्योंकि यही फोर्स होता है ना। du अपॉन डी एक्स या du अपॉन डी आर को जीरो कर दो, du अपॉन डी एक्स या du अपॉन डी आर को जीरो कर दो, कोई सा भी इक्विलिब्रियम हो साहब, ये तो रहेगा ही जीरो, ये तो रहेगा ही जीरो। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हर हालत में u मिनिमम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हर हालत में u मैक्सिमम होगा, और इसमें u जो होता है वो कांस्टेंट होता है बहुत लंबे समय तक के लिए, तब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है ना। हाँ, तो u की वैल्यू फिक्स्ड होती है बहुत लंबे समय तक के लिए, तब आपका ये जो है ना ये मतलब कैसा होता है। इसके बाद में जैसे अगर d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर की बात करें हम पर्टिकुलर उस पॉइंट पर, तो मिनिमम है तो ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता है तब ये मिनिमम होता है, और जब ये d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आता है तो ये ऐसा होता है, और ये जो है ये तो आपका d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। अब आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव आता है, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो है ना, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। आप इसका जो है ना इसका मीनिंग एकदम समझ लीजिए, ग्रेटर देन जीरो माने पॉजिटिव, लेस देन जीरो माने नेगेटिव। अच्छा, सवाल ये उठता है ऐसा क्यों होता है, तो देखिए मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। u मिनिमम, यानी अब ये u मिनिमम हो चुका है, इससे कम संभव नहीं है इस दुनिया में, इसलिए अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। कोई भी वैल्यू मैक्सिमम आ गई, u मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब घटना ही घटना है, मैक्सिमम के बाद में बढ़ना की गुंजाइश नहीं है, घटने की गुंजाइश है, तो घटने का मतलब नेगेटिव ही आएगा, नेक्स्ट जो चेंज होने वाला है वो नेगेटिव चेंज ही आएगा, है ना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो f आएगा ना, f, ये तो आपका जो f का जो डिफरेंशियल आएगा ना df अपॉन डी एक्स, df अपॉन डी एक्स, df अपॉन डी एक्स आपका नेगेटिव आएगा, df अपॉन डी एक्स आपका नेगेटिव आएगा, बिल्कुल df अपॉन डी एक्स आपका नेगेटिव आएगा। इसके अंदर आपका df अपॉन डी एक्स पॉजिटिव आएगा, इसके अंदर आपका df अपॉन डी एक्स जो है वो जीरो आएगा, जीरो आएगा। ओके, अच्छा,
चलिए मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे ये चेंज होंगे। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है, मान लो ये u और x का ग्राफ है, ये u और x का ग्राफ है, ध्यान देना ये ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। मान लीजिए ग्राफ का कोई एक टुकड़ा ऐसा भी है, स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये आपका u मिनिमम है, ये आपका u मिनिमम है और ये भी मिनिमम है, लोवेस्ट पॉइंट है u में, ये हाईएस्ट पॉइंट है u में। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो देखिए कहाँ कहाँ से कौन कौन से चीज़ है। जो u मिनिमम वाला पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट, वो हमेशा स्टेबल होंगे, हमेशा स्टेबल होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और जो इस तरह से होगा कि बहुत देर तक u की वैल्यू फिक्स रह गई है, वो आपका कैसा पॉइंट होगा, वो आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, अगर ये जो ग्राफ है वो fx ग्राफ होता तो, f और x का ग्राफ होता तो क्या होता, बताओ। देखिए f और x का ग्राफ होता तो, ये ग्राफ fx है, इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम, है ना। यहां देखिए आप, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां f 0 है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां f 0 है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां f 0 है। जब जब f 0 होगा तब तब कोई भी एक इक्विलिब्रियम होगा, जब जब f 0 होगा तब तब कोई भी एक इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब यहाँ f 0 है, f 0 है, f 0 है, तो कोई सा इक्विलिब्रियम तो होगा ना। अच्छा, अब जब कोई सा इक्विलिब्रियम होगा तो फिर कौन सा होगा, ये फैसला करना है। तो देखिए df अपॉन dx अगर नेगेटिव है, यानी कि f का स्लोप नेगेटिव है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये स्लोप आपका नेगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये आपका स्लोप पॉजिटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये आपका स्लोप 0 है, स्लोप 0 तो है ही नहीं कहीं पे, स्लोप 0 तो कहीं नहीं है जी। स्लोप 0 तो फिर आपका इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 0, ऐसे कि अगर कोई मान लो ग्राफ ऐसा हो जाए कि f 0 हो हमेशा हमेशा के लिए, तो फिर आपका जो है ना वो आ जाएगा वहाँ पे 0, है ना। f तो 0 होना जरूरी है, सबसे पहली बात है f 0 होना। अगर f 0 नहीं है तो किसी प्रकार का कोई इक्विलिब्रियम है ही नहीं, इक्विलिब्रियम है ही नहीं। अब देखिए इसी तरीके से जैसे ये du अपॉन डी एक्स दोनों तरफ में 0 हुआ ना, सब में du अपॉन डी एक्स 0 था, इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी भी 0 आएगी। d काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी एक्स 0 ही आएगा, सब जगह d काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी एक्स 0 आएगा, d काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी एक्स 0 आएगा। आप इसको जो है ना नोट कर लीजिए पूरा, और मेरे से आप जूम सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस एवरीथिंग इन जूम सेशन, है ना। लेकिन आप ये जो है इसको जो फॉर्मूला चार्ट पे देखिए 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम दे रखा है, इसको पूरा पढ़ लीजिए आप कंप्लीट, है ना। तो ये d2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर नेगेटिव आएगा आपकी बार में, ये पॉजिटिव था ना, यहाँ नेगेटिव आएगा। और ये d2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव आएगा। यहाँ पर ये 0 आएगा, राइट। इस तरह से ये हो जाएगा। अच्छा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है ना, ये आप सब लोग जानते हैं, क्रिटिकल वाले भी और नॉन क्रिटिकल वाले भी। इस बारे में मैं समझता हूँ टाइम नहीं खराब करना चाहिए हमको, है ना। देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ये जो है ना, इस बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो जूम सेशन में पूछ लेना, जूम सेशन में आप डिस्कस कर लेना मेरे से, है ना। हाँ चलिए, तो देखिए आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बड़ी ही आसान सी बात है। सब जानते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोवेस्ट पॉइंट पर √5 होता है और हाईएस्ट पॉइंट पर √GR क्रिटिकल मोशन होती है। क्रिटिकल मतलब कि अगर जरा सा भी कम हो गया तो गए काम से। अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करानी है तो इस जगह पर आपकी स्पीड मिनिमम इतनी होनी चाहिए 5 GR। अगर ये 5 GR से कम हुआ स्पीड
तो पार्टिकल ऊपर तक नहीं जा पाएगा, कहीं रास्ते में ही अटक करके वापस नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर आपका √3gr होना चाहिए। अगर ये 3gr नहीं हुआ तो ऊपर नहीं जाएगा, वापस कहीं अटक करके गिर जाएगा। यहाँ पर इसको √gr होना चाहिए और यहाँ पर इसको √3gr होना चाहिए, नहीं तो ये कहीं रास्ते में ही अटक जाएगा। मतलब कंप्लीट ऊपर जाने के लिए उसके अंदर उतना होना चाहिए। अगर ये धागा बंधा हुआ है, रस्सी बंधा हुआ है, इफ इट इज थ्रेड और स्ट्रिंग, ध्यान दीजिए, इफ इट इज थ्रेड और स्ट्रिंग, थ्रेड रस्सी, स्ट्रिंग हो, है ना, तब ये वाला कंसेप्ट है। अगर ये यहाँ पे रस्सी और स्ट्रिंग ना हो, रॉड हो, तो देखिए रॉड हो तो ये बात बतानी बहुत जरूरी है इन केस ऑफ रॉड, कि अगर ये सारा जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रही है, अगर इसमें रॉड लगी होती कि नॉट सर इट इज नॉट स्ट्रिंग, इट इज नॉट थ्रेड, बट द रॉड इज गोइंग ऑन द, तब फिर क्या होगा, एक मिनट जरा मैं देखूं इसको, बोर्ड बाहर तो नहीं जा रहा, नहीं बोर्ड नहीं है, राइट। अगर ये रॉड होता तो यहाँ √4gr आता, रॉड होता तो यहाँ √4gr सफिशियंट होता, यहाँ पर 2gr होता, यहाँ पर 0 भी चलता, मतलब आपकी ये है ना, यहाँ पर आकर के आगे बढ़ जाएगा वो रॉड के कारण, है ना, हाँ, और यहाँ पर √2gr आता। अगर ये रिजिड रॉड होती, क्या होती है, रिजिड रॉड, तब बात है ना, तब बात होती है, रिजिड रॉड होती तब ऐसा होता, राइट। सवाल ये उठता है ऐसा क्यों होता, ये आप लोग जो है ना जूम सेशन पे पूछ लीजिएगा अगर आपको लगे तो। वैसे कोई ऐसी खास बात नहीं है, आपको प्रीवियस में आपको करा दिया गया होगा, पिछले साल करवाया होगा, मैंने भी करवाया होगा, है ना, और जो है आपके जो प्रीवियस टीचर हैं उन्होंने करवाया होगा ज़रूर, पक्का। अच्छा, अब ये है कि अगर हम इसको क्रिटिकल स्पीड ना लेवें, हम इसको जनरल स्पीड लेवें, तो फिर देखिए क्या होने वाला है। अगर रस्सी है तो क्या होगा और अगर रॉड है तो क्या होगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें मैं कर रहा हूँ। रस्सी है तो क्या होगा, रॉड है तो क्या होगा। तो देखिए अगर नॉन क्रिटिकल है, नॉन क्रिटिकल का मतलब है बहुत तेज स्पीड है साहब, रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है, जम के चल रहा है जोरदार, यानी ये तो क्रिटिकल है, ये तो भाई मिनिमम वाली है, ये है कि खूब जम के चल रहा है जोरदार। तो अगर ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये रॉड है, रिजिड रॉड, तो देखिए क्या क्या होगा यहाँ पर। अगर स्ट्रिंग है और इस जगह पर जो मोशन की वेलोसिटी है वो √NGR है, अगर यहाँ NGR है तो इस जगह आ जाएगा N-4GR, यहाँ पर आ जाएगा N-2GR, यहाँ पर आ जाएगा N-2GR, राइट। अगर ये ऐसा है तो रॉड है, और अगर यहाँ पर √NGR है तो यहाँ पर √NGR है, रॉड है तो भी यही आएगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर यही स्पीड आएगी, है, मतलब रॉड में स्ट्रिंग में कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये N-2GR ही आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी N-4GR ही आएगा, N-2GR ही आएगा। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब है, वहाँ आपने ऐसा, अरे भैया वो क्रिटिकल लिखा गया है यार, वो क्रिटिकल लिखा गया है। रॉड के लिए अगर 4GR होगा तब भी वो रॉड पार कर जाएगी, तो भी रॉड पार कर जाएगी, है ना। वहाँ ऊपर एक बार से 0 होकर के अगर हल्का सा भी उसको पुश मिल गया तो आगे बढ़ जाएगी। वहाँ पे 0 स्पीड होने के बाद में अगर लिटिल पुश इज गिवन, इट विल कम टू दी लाइन, है ना, ये अपने रास्ते पर आ जाएगी। तो इट इज़ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो है ना, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो सभी बच्चे जो है ना डू योर सेल्फ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक करें, है ना। ये सब एनर्जी कंजर्वेशन है। 27 यहाँ तक आप कर सकते हैं, कॉलिजन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। 27 तक आप कर सकते हैं बड़े आराम से, हम बता देंगे आपको सारे सवाल। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आपको हम बताएंगे, लेकिन आप करिए ज़रूर। वंस यू प्लीज़ ट्राई अप टू 27,
राइट। हाँ जी, कोलिजन हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। 27 तक आप क्वेश्चन करिए, राइट।